तेलंगाना में हालिया एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब ने सियासी हलचल मचा दी है। जी हां, हल्का असेंबली दोबाग से बीजेपी की हैरत अंगेज कामयाबी ने टीआरएस की नींद हराम कर दी है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक हद से ज्यादा खुद एतमादी ही टीआरएस की शिकस्त की बड़ी वजह मानी जा रही है। बीजेपी लीडरों ने दोबाग के फार्मूले को अब जीएचएमसी के इंतखाबात में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। दोबाग असेंबली हल्के से टीआरएस की शिकस्त से यह बात वाज़ेह हो गई कि रियासत की अवाम तब्दीली चाहते हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों से कामयाबी हासिल करते हुए जीएचएमसी पर बीजेपी का परचम लहराएगी। टीआरएस पार्टी भी जीएचएमसी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए दोबारा जीएचएमसी पर टीआरएस का परचम बुलंद करने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इंतखाबात में किसकी जीत होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आइए इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान फिरासत अली बाकरी और टीआरएस लीडर अब्दुल मुकीद चंदा जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हम एक और मेहमान को जोड़ेंगे जो तज्जिया करेंगे इस पूरे मामले पर कि जीएचएमसी इंतखाबात में क्या कुछ होने वाला है तेलंगाना में, खासकर हैदराबाद में हम बात करें। अब्दुल मुकीद चंदा और मीर फिरासत अली बाकरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही एक और मेहमान रियाज नसीर जो कि तज्जिया निगार हैं और सहाफ़ी हैं, आपका भी इस्तकबाल है। दोबाग असेंबली हल्के से क्या वाकई इसको हम ये समझें कि पूरा पस मंजर ही तब्दील हो जाएगा जीएचएमसी का? फिरासत साहब। अस्सलामुअलैकुम जिलानी साहब जी, जिस तरीके से दोबाग के बाई इलेक्शंस में जी भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर और हमारे रघुनंदन राव साहब का जो काम और पूरी पार्टी के लीडरान की जो एक्टिविटीज थे जी, दिन और रात एक कर हमको दोबाग के पर हमारा बीजेपी का कैंडिडेट जिता कर लाना था, हमारा एम था वो, और वो एम में हम 100% कामयाब हुए हैं। और ये हमारे लिए हैरत अंगेज नहीं है, ये हमारे लिए हकीकत थी। हम डे वन से बोलते आ रहे थे कि दोबाग की सीट हम जीतेंगे और जीत के बता। जिस वक्त मैं गया था दोबाग में, नारसिंगी, नरसमपल्ली, चेकुंटा जो माइनॉरिटी के विलेजेस, ठीक है, आप अपने मुताबिक जो है दोबाग की सीट जीत चुके हैं। अब्दुल मुकीद चंदा टीआरएस से हैं, क्या वाकई आप लोगों की जो मेहनत थी उस पर बीजेपी ने कैसे कामयाबी हासिल कर ली, एक सवाल तो बन ही रहा था। और क्या अवामिल हो सकते हैं बीजेपी के वहां जीतने और टीआरएस के हार की वजूहात आपको क्या लगती है? इसका असर साथ ही जीएचएमसी पर क्या वाकई पड़ेगा? मुकीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जिलानी साहब और न्यूज़ 18 के नाजरीन को और मेरे साथी जो बैठे हैं बीजेपी के और नसीर गयास साहब को, सबको। जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि क्या वजह रही है कि दोबाग में बीजेपी कामयाबी हासिल की, इसके लिए अवाम ये बात जानती है कि वहां पर कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टी एक हो चुकी थी। वो लोगों ने आपसी मैच फिक्सिंग करके टीआरएस को रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की और उस साजिश में वो लोग कामयाब भी हुए। छोटे से फर्क के साथ टीआरएस पार्टी को शिकस्त हुई। अच्छा हुआ ये शिकस्त हुई, जिससे टीआरएस को एक तरीके से पता चला कि जो लोग सेकुलरिज्म का दाम भरते हैं और जो लोग अपने हिंदूवादी होने का दाम भरते हैं, ये दोनों हाथ मिला करके सिर्फ एक सीट के लिए एक जो उम्मीदवार जिसका एमएलए इंतकाल हो चुका था उसकी बेवा के साथ इन्होंने किस तरीके से एक साजिश की, सिर्फ सियासत और इख्तिदार और कुर्सी के खातिर एक बेवा को हराने के लिए इतनी बड़ी साजिश की। इसका खामियाजा इन्हें जीएचएमसी इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा और दोबाग के कोई नतायज जीएचएमसी पे मुरत्तिब होने वाले नहीं है। जीएचएमसी इलेक्शन में कम से कम 100 सीट, ज्यादा से ज्यादा 120 सीट पर टीआरएस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। जीएचएमसी और है और दोबाग और है। दोबाग के इलेक्शन के नतायज जीएचएमसी पे मुरत्तब होने वाले नहीं है। दोबाग में एक गफलत हुई है, उस गफलत का हम तज्जिया करेंगे और इस्लाह करके उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी एक सीट पहले थी, यहां पर तेलंगाना में 2 सीट हुए हैं
वो 2 सीट मिलकर 2 एमएलए मिलकर भी एक कारपोरेटर जीएचएमसी में नहीं जिता सकते। चलिए ठीक है, दो एमएलए लेकिन एमपीज भी हैं तेलंगाना में। ठीक है, नसीर गयास हमारे साथ हैं, तज्जिया निगार हैं, वो सहाफी भी हैं। क्या वाकई नसीर गयास दुबाक का असर जीएचएमसी पर पड़ेगा? जिस तरह से 2 लीडर अभी आपने उन दोनों को सुना है, किस तरह की जो है दुबाक की जो है इलेक्शन कैंपेन रही? हालांकि एक खबर यह भी आ रही है नसीर गयास कि हरीश राव के असर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करने के लिए एक तरह से साजबाज टीआरएस और बीजेपी का भी है, ये इल्जाम है। कैसे देखते हैं आप इसको, इस पूरे दुबाक के इलेक्शन को और जीएचएमसी इंतखाबात को? नसीर गयास। देखिए जिलानी साहब, यकीनन दुबाक में हुक्मरान टीआरएस पार्टी की शिकस्त के बाद जीएचएमसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और कुछ हद तक इसका असर जो है जीएचएमसी इलेक्शन में हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह कहना कि दुबाक में जिस तरह टीआरएस को सुबकी हुई वो जो है जीएचएमसी इलेक्शन में भी बीजेपी जो है सियासी तौर पर हावी होगी और टीआरएस को परेशानियों का सामना होगा, ये क़ब्ल वक्त है जी। ये जरूर है कि टीआरएस ने जो गुज़िश्ता 5 साल पहले 68 सफ़ात पर मुश्तमिल जीएचएमसी इंतखाबात से कबल मंशूर जारी किया था, अवाम उसको देखेंगे कि टीआरएस ने अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए। जैसे कि डबल बेडरूम का मामला था, 3 महीने कबल भी केटीआर साहब ने कहा था कि मकानात तकसीम किए जाएंगे। अब ये सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है और अभी तक डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिकीन के हवाले नहीं किए गए। इस तरह के कई स्कीम्स हैं। प्यूरिफाइड वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं है। प्रॉपर ड्रेनेज और सेवरेज की फैसिलिटीज है, नहीं है। स्टॉर्म वाटर, आउटस्कर्ट्स में स्टॉर्म वाटर का मसला है। आपने देखा कि हालिया बारिश में किस तरह के मसाइल हैं। ये सारे मसाइल इलेक्शंस पर हावी होंगे। सिर्फ दुबाक को राय दहिंदा मलूज रखते हुए वोट नहीं देगा। सवाल ये है कि क्या बीजेपी सिर्फ लॉर्ड राम के नारे पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी या बीजेपी के पास कोई हिकमत अमली है? और हैरत मुझे इस बात की है कि देखिए इलेक्शन से पहले कांग्रेस कितनी इरिलेवेंट हो गई है कि आपके डिबेट में भी कांग्रेस की तरफ से कोई तर्जुमान जो है मौजूद नहीं है। इससे अंदाजा हो सकता है कि पूरी कोशिश जो है ये हो रही है कि सहरुखी मुकाबला रहे। जहां तक आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वो मजलिस जिस अंदाज से और जिस तरीके से इंतखाबात लड़ती है, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले इलेक्शन में मजलिस को ज्यादा फर्क होगा। अब देखना यह है कि टीआरएस और बंडी संजय तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि एमआईएम और टीआरएस के बीच साजबाज हो गई है मेयर को लेकर। हो सकता है इसका ये साजबाज हुआ इसीलिए कि अब टीआरएस आगे और कोई नुकसान उठाना नहीं चाहती, यह भी एक इल्जाम है। नसीर। जिलानी साहब देखिए, एक चीज आप जहन में रखिए कि इस वक्त भी जो स्टैंडिंग कमेटी 5 साल से चलती आ रही है जी, मजलिस और टीआरएस की है। ये और बात है कि टीआरएस का मेयर और डिप्टी मेयर टीआरएस का है जी। मजलिस जो है अहम जो पॉलिसी साज जो बॉडी है जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें अपने मुसलसल उसके मजलिस के अराकीन है और मजलिस इख्तिदार का हिस्सा है कॉरपोरेशन में जी। हुकूमत की तायद भी मजलिस कर रही है, वो और बात है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन बल्दिया में तो आप देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में मजलिस के अरकान है। तो ये कोई ऐसी इल्जाम की बात मैं नहीं समझता। ये तो एक ओपन अलायंस है ये दोनों जमातों में, ठीक है। और मुमकिन है कि अगर इलेक्शन के बाद भी हालात अगर खराब हो तो मजलिस हम ख्याल जमात को किसी को सपोर्ट करेगी और बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखेगी। अकबर साहब ने तो ये असेंबली में कह ही दिया है कि हम दोस्त जमात हैं, हम अच्छे काम के लिए सरकार का सपोर्ट जरूर करेंगे। फिरासत साहब, एक चीज तो यह है कि दुबाक का मामला बहुत मुख्तलिफ है। उसमें जो अवामिल है बीजेपी के जीत के, बहुत सी चीजें बताई गई। उस पर हमने खासकर मैंने देखा उस मामले में कई बातें सामने आ रही, कई बातें। एक तो यह कि आपका जो कैंडिडेट है वो 3 बार का हारा हुआ है, उसका साबिक में टीआरएस से ताल्लुक है। और एक बात और भी है, नसीर गयास भी इस चीज को सुने कि असदुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी को लेकर जो दुबाक के बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीत हासिल की, वो वकील भी हैं। ये हनुमंत राव का इल्जाम है। नसीर गयास, उनका कहना है कि वकील है, वो वकील थे असदुद्दीन अवैसी के, इसलिए एमआईएम ने वहां पर जो है कैंपेनिंग नहीं की। यह भी एक वजह है। फिरासत साहब और नसीर साहब दोनों से सवाल। फिरासत साहब, आप क्या कहेंगे?
आप इन अवामिल को क्या बीजेपी की जीत कैसे बताएंगे? देखिए, बाय प्रोफेशनल मिस्टर रघुनंदन राव एडवोकेट है जी। जो आदमी प्रोफेशन होता है उसको प्रोफेशन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है और उन्होंने काम किया है असदुद्दीन अवैसी को जेल से रिहा करवाने के लिए। वो एक डिफरेंट मसला है। अब रहा सवाल बीजेपी का, एमआईएम का, टीआरएस का क्या इश्यूज है, दुबाका में जो वाकया हुआ, आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में जो होगा उसको हम जिस तरीके से सीरियस ले रहे हैं ग्रेटर हैदराबाद के अंदर। फिराज साहब, ये रघुनंदन की कामयाबी है या बीजेपी की? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये भी कहा गया कि 3 बार के हारे हुए शख्स को लोगों ने एक तरह से मौका दिया, ये भी बात है। हमारे पास जो है ना भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है उसके अंदर फर्स्ट नेशन है, सेकंड पार्टी है, थर्ड सेल्फ लास्ट है। तो उसके लिए ये रघुनंदन साहब की कामयाबी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। जी ठीक है। मुखित चंदा, क्या वाकई ये बीजेपी की कामयाबी है या फिर कैंडिडेट की अपनी जो इनफरादियत है उसकी कामयाबी है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये ना बीजेपी की कामयाबी है ना कैंडिडेट की कामयाबी है जी। ये मौका परस्तों की कामयाबी है जिन्होंने एक मरहूम की बेवा को हराने के लिए मौके का फायदा उठाया, अवाम को गुमराह किया, साजिशें की और नापाक अपना गठबंधन बनाया, सीक्रेट अलायंस बना के ये लोग स्लीपिंग पार्टनर्स बन के इन्होंने, ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या दीगर और भी जमातें हो, ये तमाम मिलके इनका एक ही 1 पॉइंट फार्मूला था कि एक बेवा को किसी तरीके से हरा दिया जाए और हरा करके वो ये समझते हैं कि केसीआर साहब को हम किसी तरीके से सबक सिखाएंगे। ये केसीआर साहब को सबक सिखाने का कोई काम नहीं है। केसीआर साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने जीएचएमसी के इलेक्शन में आप कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि जो तूफान आया, जो ये फ्लड था, ये फ्लड के मौके पर जिस तरीके से आवाम की खिदमत की गई, आवाम को जिस तरीके से उनकी रिलीफ फराहम की गई, वो आवाम याद रखती है। आज ही हमारे कल्वकुंडा तारक रामाराव साहब जो कि वजीर बल्दी नजम नुस्ख है, उन्होंने 50% उनके माफ कर दिए हैं जो कि प्रॉपर्टी टैक्स है। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तोहफा दिया है उन्होंने दीपावली का। बिल्कुल बिल्कुल। नसीर गयास, जिस तरह से तैयारी है जीएचएमसी की लेकर, वो बल्दिया को लेकर जिस तरह से मंशूर जारी होते हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात, हनुमंत राव ये कहते हैं कि एमआईएम और टीआरएस दोस्त हैं और बावजूद इसके एमआईएम ने वहां कैंपेन नहीं किया, वजह कैंडिडेट थी। यह भी एक नुकसान कहीं टीआरएस को हुआ है कहीं? ये अब आप जो है, पहले मैं आपको जीएचएमसी इलेक्शन के ताल्लुक से जो बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी मेरे दोस्त बता रहे थे, मुखित चंदा 50% की रियायत दिए जी। दो दिन पहले जीएचएमसी का बजट जो है, सालाना बजट स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर किया 5,600 करोड़ रुपए का सालाना जी। इसमें जो टैक्सेस से जो रिवेन्यू है वो 1,800 करोड़ का है जी। यानी जो है लेस देन 30% जो है मजमुई बजट से, जो मजमुई बजट है उसका 30% लेस देन वो है। ठीक। एक तो रिवेन्यू जनरेशंस का मसला जो है जीएचएमसी को है जी। और असेंबली इजलास में आपने देखा जिलानी साहब के 60,000 करोड़ रुपए से 5 साल में डेवलपमेंट लाने के जो है हुकूमत की जानिब से दावे किए गए जी। तो ये पूरा आउटरी बजटरी रिसोर्सेज से डेवलपमेंट लाया जा रहा है जीएचएमसी में जी। और जीएचएमसी को जो है सेल्फ सफिशिएंट फाइनेंस एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील करने की जरूरत है जी। जब मजलिस का मेयर था तो 400 करोड़ रुपए जब कांग्रेस के दौर में थे ओवरड्राफ्ट, तो मजलिस के मेयर में ओवरकम हो गए थे, यानी खत्म कर दिया गया था उसको जी। और जहां तक दुबाक की आप बात कर रहे हैं कि दुबाक में मजलिस की कैंपेन नहीं हुई, भाई मजलिस इलेक्शन में नहीं थी जी। और मजलिस आप देखिए, मजलिस टीआरएस की ताईद जरूर कर रही है। मजलिस के सदर बिहार के इलेक्शन में मसरूफ थे, बिहार में जबरदस्त कामयाबी मजलिस को मिली, वहां पर मजलिस यहां पर नहीं थी। और मुकामी अवामिल, मुकामी फैक्टर्स क्या थे जो टीआरएस की शिकस्त का बायस बने? केटीआर ने भी कहा है कि वो उसका जायजा लेंगे। यकीनन बीजेपी ने जमीनी सतह पे वहां पर काम किया और जैसे बता रहे हैं आपके, वहां पे 3 मरतबा से वो इलेक्शन लड़ रहे थे रघुनंदन राव। उम्मीदवार जीते या पार्टी जीते, पार्टी उम्मीदवार की फतह पार्टी की फतह
ही होती है, कोई अलग नहीं होता। पार्टी का ही उम्मीदवार बीजेपी के सैंपल पे ही इलेक्शन लड़े वो, और बीजेपी को वहां पर 1000 वोटों से कामयाबी हुई। कोई बड़ी फतह भी बीजेपी ने वहां हासिल नहीं की। कोई टीआरएस के उम्मीदवार की वहां जमानत जब्त नहीं हुई है। टीआरएस ने क्या नसीर गयास, एक चीज ये भी आई है वहां पर कि कार का जो निशान था सैंपल, वो करीब एक टीआरएस का और एक किसी आजाद उम्मीदवार को भी दिया गया है। ये भी एक वजह। दूसरी वजह आपको, क्योंकि आप तज्जिया कर रहे हैं, वैसे तो तज्जिया निगार शामिल है डिबेट में, तो कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है, इल्जाम आ रहा है कि हरीश राव के खत को कम करने की, चूंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी वहां की, उसको कम करने के लिए भी एक तरह से जानबूझकर ये इलेक्शन हारा गया है टीआरएस की तरफ से। क्या ये सही है? मफरूजे जो हैं बाद में शिकस्त के बाद ये बनाए जा रहे हैं। अगर रिजल्ट उल्टा होता तो क्या हरीश राव का खद में इजाफे की बात होती। बिल्कुल। अब रिजल्ट, अब चूंकि जो है शिकस्त हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि हरीश राव ने तो जिम्मेदारी शिकस्त की जिम्मेदारी हरीश राव ने खुद ली है। इसलिए नहीं है कि हरीश राव दिन रात वहां काम कर रहे थे जी। और ये आप देखिए, आप ये भी देखिए जिलानी साहब के उस जिले में हरीश राव ने दूसरे असेंबली हल्के जात, खुद सिद्दीपेट अब जो नया जिला बना है उसके असेंबली हल्के जात में पार्टी की कामयाबी के लिए हमेशा अहम रोल अदा किया है जी। हरीश राव एक खदावर लीडर हैं, जमीनी सतह के लीडर जरूर हैं, बिल्कुल। लेकिन अब टीआरएस को ये देखना है कि ये तमाम वसाइल होने के बावजूद उन्हें शिकस्त क्यों हुई, क्या अवामिल थे। अक्सर राजदंडों को कंफ्यूज करने की वजह से शायद क्या वजह होगी कि हरीश राव को ही निशाना बनाया जाता है अक्सर। फिरासत साहब, बल्दी इंतखाबात में जाने के लिए बीजेपी के पास मंशूर क्या है कि अवाम के पास आप क्या चीज लेकर जाएंगे कि आप 100 सीट पर कामयाबी की बात कर रहे हैं? फिरासत साहब, 100 सीट पर कामयाबी होगी, मेयर बीजेपी का होगा और इलेक्शन नोटिफिकेशन आ जान दीजिए। हमारा मंशूर आपके सामने इंशाल्लाह ताला। फिर भी अहम मुद्दे क्या हैं जो सरकार के खिलाफ आप खड़े होंगे, या फिर बीजेपी के भाई हम ये करेंगे काम? ग्रेटर हैदराबाद के लिए आपने कुछ निशाना तो रखा होगा कि आप क्या चीजें हैं जो करना चाहेंगे। जिलानी साहब, सिटी के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 150 डिवीजन के अंदर 6 साल से टीआरएस की सरकार है जी। पुराना शहर को इस्तांबुल बनाता हूं बोले थे केसीआर साहब जी। आपको अगर कभी फुर्सत रही तो आपकी ईटीवी के न्यूज 18 के कैमरे में इसको भेजिए। मैं पुराने शहर के चन्ननगुट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा असेंबली का दौरा करवाता हूं। उसके बाद के वहां की बेसिक जो एम्यूनिटीज जरूरत है, जो शहर हैदराबाद, असल हैदराबाद है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, क्या ये लोग आवाम को प्रोवाइड कर सके? उसी का नतीजा ये है कि आज चन्ननगुट्टे के अंदर मोर देन 50 अमवात, 50 अमवात हो गए हैं और कई 100 मुसलमान लोग घर से बेघर हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि चंद्रायनगुट्टे में, बल्कि तेलंगाना में टीआरएस और एमआईएम नहीं, ये तो हालिया देखिए, हालिया जो बारिश हुई, जो सैलाब था एक तरह से, वो एक वजह है। अब उसको आप सरकार को तो इल्जाम नहीं दे सकते ना। वही पॉइंट। अब बारिश तो सरकार ने नहीं की। देखिए, 50 अमवात किधर हुई है? देखिए, टीआरएस की और एमआईएम की जो सरकार मिली जुली है, मेरी बात तो सुनिए जी। मैं पुराने शहर में रहता हूं, मैं दारुशुमा में रहता हूं जी। यहाँ पर जो टीआरएस की नसीर गयास पूछ रहे हैं कि 50 अमवात कहाँ हुए? इलेक्शन भी पुराने शहर से। नसीर गयास का सवाल यह है कि 50 अमवात कहाँ हुए? जो अमवात नहीं है वो सरकार के पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में चैलेंज करो, मैं आपको चैलेंज करो, आप 50 अमवात साबित करना। चंदनगुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप रिकॉर्ड चैलेंज करो। पुराने शहर को बदनाम कर रहे हैं आप, बीजेपी के लोगों, बिल्कुल दे दो। यही मसला है। देखिए, बीजेपी के लोगों की जहनियत इतनी खराब है कि पुराने शहर को ठीक है। अब्दुल मुफीद चंदा, जीएचएमसी में टीआरएस नाकाम रही, जो डेवलपमेंट होने थे वो नहीं हुए। ये आपकी नाकामियों को लेकर आवाम के सामने जाएंगे। आप जीएचएमसी में आपकी कामयाबियां क्या है वो बताइए।
अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी कहते साहब जी। ये हमारे फरासत अली बाखरी साहब कहते हैं कि चंद्रायण गुट्टा बहादुरपुरा की बात करते हैं और आप दारुशिफा में रहने की बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं बाखरी साहब को और बीजेपी को कि गोशा महल से राजा सिंह इनके एमएलए 7 साल से हैं, इन्होंने क्या काम किया? बहादुरपुरा और चंद्रायण गुट्टे से बदतर हाल गोशा महल मंगलहाट की है। मंगलहाट के रास्ते, वहां की मोरियां, वहां की नालियां अगर देखें तो उनकी और उनके एमएलए की कारकर्दगी बताती है। राजा सिंह जबानी जीएचएमसी में आपने अब तक क्या काम किया? हैदराबाद में आपका टीआरएस का डेवलपमेंट क्या है? आपने क्या काम किए वो बता, क्योंकि आप आवाम के सामने अपने काम लेकर जाएंगे। अपना काम ही बता रहा हूं मैं। बहादुरपुरे पे ब्रिज बनाया जा रहा है, बहादुरपुरे पे जी। मैं पूछता हूं हमारा बीजेपी का टीआरएस का साझगात नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा काम ही हमारी आइडेंटिटी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह बल्दिया के इलेक्शन में आपको। काम किया गया और उसके अलावा पूरे जीएचएमसी में दुर्गम चेरू का ब्रिज, केबल ब्रिज आप देखिए जो बड़े पैमाने पर बनाया गया। बस्ती दवाखाने हर बस्ती में तामीर किए जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ के लिए बस्ती दवाखाने एक बहुत बड़ा उनके लिए सामान फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जीएचएमसी का, उसके तहत कई एक ब्रिजेस बनाए गए, कई एक रोड बनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है हैदराबाद का, आज हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी लेवल पर शो कर रहा है। कहीं नाला बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं रोड की तामीर हो रही है, आलमी लेवल पे बता रहा है। फिर आगे की मंसूबाबंदी करते हुए टीआरएस गवर्नमेंट ने जो एलआरएस की स्कीम लाई है, इसके तहत मंसूबाबंदी के तहत तमाम जो है लेआउट्स बनाए जाएंगे। एक शहर खुशनुमा खूबसूरत मंजर पेश करेगा, उसके लिए दिन रात टीआरएस पार्टी काम कर रही है। मैं उनका जो सवाल था उस पर फिर एक बार तनकीद करूंगा कि वो बहादुरपुरा या चंद्रायण गुट्टे की बात गोशा महल पे क्या काम किए हैं जो 7 साल से उनके एमएलए है, उस पर बताएं। ठीक है नसीर गयास, आपने दोनों मेहमानों को सुना, बीजेपी को भी सुना, टीआरएस को भी सुना। जीएचएमसी में टीआरएस अपना मंशूर लेकर जाएगी और बीजेपी चूंकि अभी वो मौकफ में नहीं, वो सरकार को घेर कर ही जो है जाएगी इलेक्शन में। उनका मंशूर आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह की हार जीत का मामला है और मंशूर का मामला है और सरकार के मौजूदा काम का मामला है, कैसे देखते हैं आपको? कितने नंबर आप देंगे टीआरएस को जीएचएमसी में? ये बहुत अच्छा सवाल किया जिलानी साहब आपने, लेकिन मैं एक 20 सेकंड आपसे जो है मोहलत चाहूंगा जी। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को जो है दुरुस्त करना जरूरी है। जी जी। पूरे जीएचएमसी में 50 संवाद नहीं हुई और बीजेपी के मेरे काबिल दोस्त ये कह रहे हैं कि सिर्फ चंद्रायण गुट्टे में 50 संवाद हुई, जो सरासर गलत है। नंबर 1 जी। नंबर 2 देखिए, तालाब हर जगह आउटस्कर्ट्स में भी तालाब टूटे, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि पुराने शहर में बिलखुसूस चंद्रायण गुट्टे में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निजाम इतना अच्छा था कि 2 बड़े तालाब टूटने के बावजूद 8 घंटे में पानी जो है मूसा नदी में चले गया और लोगों की जानें बची। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जानी नुकसान बहुत ज्यादा होता अगर यहाँ पे काम नहीं करवाया जाता। असेंबली में केटीआर साहब ने ही अकबरुद्दीन ओवैसी की सताइश की और ये कहा कि स्टॉर्म वाटर का जो निजाम चंद्रायण गुट्टे में मुर्की नाले की तोसी के जरिए किया गया है वो काबिले मुबारकबाद है। नंबर 2, जहां तक आपने कहा कि टीआरएस, देखिए टीआरएस ने कई अहम वादे किए थे अपने इंतखाबी मंशूर में। जी। सबसे अहम वादा था इनका कि डबल बेडरूम मकानात का 2 लाख जीएचएमसी के हुदूद में बनाने का वादा किया गया था। जी। 90,000 से ज्यादा मकानात जो है आखिरी मराहल में है, कब हवाले किए जाएंगे ये एक अहम सवाल है। रहा दूसरा, ये जखायर आपका मसला है, आपको हमें और आउटस्कर्ट्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही हैं, अपार्टमेंट्स आ रही हैं, पानी की पाइपलाइन का मसला है और सीवरेज की लाइन का मसला है। जैसे जिलानी साहब आप भी जानते हैं कि पुराने शहर में ड्रेनेज का निजाम और सीवरेज का निजाम काफी पुराना है और उसकी मरम्मत होते हुए आई है। राजशेखर रेड्डी के दौर में भी हुई मुत्तहिदा रियासत में, और अभी भी मुसलसल काम हुआ और कोर सिटी में बहुत अच्छा निजाम है। लेकिन आउटस्कर्ट्स में मसाइल है, हम देख रहे हैं बड़े बड़े कॉलोनीज में पानी आ रहा है, सब मसाइल वहां पर है। जहां तक नंबर देने का सवाल है, मैं कहूंगा कि टीआरएस ने शुरुआत अच्छी की है और टीआरएस डिजर्व भी करती है और एक 5 इयर्स की, लेकिन टीआरएस को ठोस प्लान के साथ साथ अमली इकदाम करने की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन को पैसे दिए गए, बहुत अच्छा कदम था, लोगों को इंस्टेंट रिलीफ
मिली, जी। दिए गए, लेकिन मुस्तकल हल अब नाला स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान की तरह नाला डेवलपमेंट प्लान का जो स्केच बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए फंड्स दरकार है। मैंने इब्तिदा में भी ये कहा था जी। कि अगर पूरे फंड्स बाहर से लाए जाएंगे तो लोग मखरूज हो जाएंगे, रियासत मखरूज हो जाएगी। बिल्कुल। हुकूमत ये दावा करती है कि सरप्लस बजट है। जी। जब रियासत का 5 साल से सरप्लस बजट है तो रियासत में सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन जीएचएमसी है। जी। जीएचएमसी को क्यों बाहर से खर्च लेने की नौबत आई है? जी। ये तमाम जो है असल रियल इश्यूज पे इलेक्शन होना चाहिए, जज्बाती नारों पर नहीं, मजहबी नारों पर नहीं, डेवलपमेंट की बुनियाद पे इलेक्शन होना चाहिए। और टीआरएस को भी चाहिए कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने पेश करे और एतमाद हासिल करे। बिल्कुल। फिरासत साहब, यहां नसीर गयास ने एक जुमला आखिर में छोड़ा है कि जज्बाती नारों और मजहबी जो है नारों पर इलेक्शन तेलंगाना में तो कम से कम नहीं होगा और यहां के अवाम जज्बात पर या मजहबी मामलात पर वोट नहीं करेंगे। बीजेपी के पास ऐसा क्या मंसूबा है जज्बात और मजहबी नारों को छोड़कर कि वो डेवलप करेगी जीएचएमसी को? फिरासत साहब। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास के लिए हम आवाम के बीच में जाएंगे, आवाम का काम करेंगे। जैसा मैं हमेशा बोलते आया हूं, हमारी पार्टी को एक सिखाया गया है कि आपको आवाम के बीच में रहना है। आपको बीच में जैसा हमारे क्या बोलते हैं आपके प्रगति भवन में रहना नहीं है हमारे को, हमको आवाम के बीच में रहना है, आवाम के बीच में रह के काम करना। लेकिन आपके लीडर तो बस नाम बदलने के चक्कर में हैं, हैदराबाद को भाग्यनगर बना देंगे, फलां बना देंगे। क्या इस तरह के जज्बाती बातों से आप जीतेंगे इलेक्शन? भाग्यनगर बनाने का कोई मंसूबा इनका आज से नहीं है। मैं समझता हूं आपको अंदाजा होना चाहिए, जब भाग्यनगर गणेशोत्सव समिति बनी थी आज से 30 साल पहले चिन्ना रेड्डी की पीरियड चल रहा है। ये बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं है। चलिए ठीक है। फिरास मुखी चंदा, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा कि आप, जैसा कि नसीर गयास ने बहुत सी चीजें एक मशवरा भी दिया है टीआरएस को जाने के लिए, वो कोताहियां, वो कमियां जो दुबाक में रह गई या हालिया इलेक्शन में जिस तरह से देखने को मिली दूसरी चीजों, कैसे आप इलेक्शन में जाएंगे और आवाम को सरकार का क्या काम बताएंगे जीएचएमसी के हवाले से? सिर्फ जीएचएमसी का लास्ट कमेंट। देखिए, सरकार के जीएचएमसी के हवाले से खास बात ये जो गयास साहब ने बार बार कहा है कि डबल बेडरूम, उन्होंने खुद ही कहा है कि 90,000 तैयार है। मैं समझता हूं कि 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तैयार हैं और वो इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह तकसीम कर दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर इलेक्शन से पहले तकसीम कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा बड़ा काम है डबल बेडरूम का, लेकिन जहां अभी सैलाब का पानी है और मुतासरीन है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनकी मदद की जाए। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फिरासत अली बाकरी आपका, नसीर गयास साहब का, मुखी चंदा आप तीनों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। जीएचएमसी के इलेक्शन क्या रुख बताते हैं आने वाला वक्त बताएगा। आदाब।